गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 75। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का पोर्शन कर रहे हैं। पुनरावृत्ति यानी कि हमारा रिवीजन चल रहा है। क्लास आपकी 9th है और ये वर्कशीट है 21 जनवरी की। दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दो नदियों के बीच के भाग को दो आब कहते हैं। आब का मतलब पानी होता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप डैश नदी में स्थित है। जो मतलब हैबिट मतलब यानी कि यहाँ पे क्या है कि लोग रहते हैं और कौन सी नदी पे ये स्थित है, ये है ब्रह्मपुत्रा। आई होप सो कि मैंने कल फर्स्ट कमेंट में अटैच कर दिया था वो वाला चैप्टर आप लोगों का, कल की नहीं परसों की वीडियो में, ठीक है। जो चैप्टर मैंने समझाया हुआ था आपका यही वाला चैप्टर, तो उसमें से एक बार देख लेना। आज के भी फर्स्ट कमेंट में मैं डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो वो इसमें पूछा गया है कि ये सही है या फिर गलत है। ये बिल्कुल ठीक है। सतलुज और काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? जैसे गोवा के यानी कि मान लो यहाँ पे गोवा है, इसके इस साइड ये साइड तो कौन सा हो गया? ये हमारा यानी कि इन्होंने कहा है गोवा के दक्षिण में स्थित, ठीक है, दक्षिण में इस साइड, और इस साइड तो उत्तर हो गया, तो दक्षिण में जो स्थित है उस पट्टी को क्या कहते हैं? कन्नड़ कहते हैं, ठीक है। डैश झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, चिल्का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो चिल्का, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आपको पैसेज पढ़ के जवाब देने। जैसे उत्तरी मैदान जो है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना हुआ है, यानी कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। प्रणालियों का मतलब है कि एक नदी, ठीक है, एक तो नदी हो गई खुद, और उसकी बाकी जो सहायक नदियां हैं वो हो गई। जैसे गंगा है और गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, तो ये इसको गंगा प्रणाली बोल दिया। तो जो उत्तरी मैदान है वो प्रमुख 3 प्रणालियों से मिलकर बने हैं, एक सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। ये सहायक नदी कौन सी होगी? जैसे एक नदी जा रही है और इसमें आकर बाकी जो नदियाँ जो मिलने वाली हैं इसमें, वो इसकी सहायक नदियाँ कहलाएंगी। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मिट्टी हमेशा नदियों के द्वारा ही बहा कर लाई जाती है। जहाँ पर भी नदियों के डेल्टाज होंगे वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज़रूर मिलेगी। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निष्पेक्ष हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यानी कि क्या हुआ कि बाहर जो जमीन नदियाँ अपनी मिट्टी बहाकर लाती रही और ये जो मैदान है उपजाऊ मैदान बन गए वहाँ के। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, यानी कि लंबा तो होगा कि यानी कि इस लंबाई में। और फिर अगर चौड़ा देखा जाए कि कितना चौड़ा है, चौड़ाई कितनी है इसकी? 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो 240 से 320 क्यों लिखा है? कहीं पे भीड़ा भी हो जाता है, कहीं पे चौड़ा भी हो जाता है, तो एवरेज देखा जाए तो 240 से 320 किलोमीटर तक यह चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि क्योंकि देखो मैदान है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जहाँ पे मैदान होगा, जहाँ पे भी पानी होगा ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटी होती हैं वो पानी की वजह से ही होती हैं। हर इंडस्ट्री में पानी चाहिए होता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है हम लोगों को। तो इसीलिए क्या होता है कि जहाँ पे भी पानी होगा और समतल क्षेत्र होगा, जैसे अब मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या कम क्यों होती है, पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है कि लोग ज़्यादा खेती वगैरह कर नहीं पाते हैं और खेती के लिए तो पानी चाहिए होता है। तो इसीलिए जब पहले लोग बसे तो जहाँ पे भी नदियाँ वगैरह थी वहाँ पर बसे, तो वहाँ पर आसानी से उनको खेती कर पाते हैं। तो इसीलिए जो ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? उत्तरी मैदान की बात की जा रही है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत की अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण
कार्य में लगी है, यानी कि जमा करती रहती है। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, क्योंकि देखो मान लो अगर ऐसे पर्वत से नदी आती है तो एकदम से ढाल में आएगी, फिर तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी उसकी कि वो जो ढाल है वो कम होने के कारण फिर उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती हैं। धाराओं में कैसे बटेंगी? अब क्या हुआ कि मान लो एक नदी आ रही है, तो यहाँ पे इसने बहुत टाइम से इकट्ठा कर दिया, तो अब ये इसको बहने नहीं दे रहा, ये चीज़ जो इकट्ठी हो गई यहाँ पे, तो क्या होंगी फिर ये बट जाएंगी इस तरीके से। तो ये ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएंगी। इन धाराओं को वितरिकाएँ, डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिकाएँ कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम बताइए। तो आपको फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि देखो जब एग्जाम में टाइम हमारा कई बार कम होता है, तो जैसे प्रणाली, आपने एक वर्ड ढूंढ लिया, प्रणाली वर्ड ढूंढना है आपको, तो प्रणाली यहाँ पर मिल गया वर्ड, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से 3 प्रणाली हमारी ये हो गई। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है? इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। ठीक है, तो मृदा का आप देख लेंगे यहाँ पे। नदीय द्वीप का निर्माण क्यों होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वीप ढूंढेंगे आप। ठीक है, द्वीपों का निर्माण क्यों होता है, तो यहाँ पे जाएंगे आप, जिस तरीके से मतलब एक ये देखिए, जिसके परिणाम स्वरूप नदी और द्वीपों का निर्माण होता है। तो यहाँ से नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके गति कम हो जाती है तो नदी और द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं आपको सिखा के आ रही हूँ कि आपको डायरेक्टली अपने पैराग्राफ से आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। फिर उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र क्यों है? मतलब क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा है और जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है वो अधिक उपजाऊ भी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आंसर इसके फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखने हैं। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम ऐसे लिख देंगे आप, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है? जलोढ़ मृदा से हुआ है। किससे हुआ है? ये यहाँ पे जलोढ़ मृदा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदी द्वीपों का निर्माण क्यों होता है? नदी ने निचले भाग में ढाल कम, नदी के निचले भाग में लिख लेना यहाँ पे, के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र क्यों है? उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है, जिसकी वजह से यहाँ उपजाऊ भूमि तथा पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता है। ठीक है, यहाँ की जलवायु भी कृषि के लिए अनुकूल है। इसी कारण उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक या फिर उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दून से आप क्या समझते हैं? हिमालय पर्वत के निम्न हिमालय, ठीक है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक रेंज के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि कुछ प्रमुख दून हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, खादर और बांगर के कोई 3 अंतर बताइए। खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए एवं युवा निक्षेप होते हैं, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग होते हैं। तो खादर आप लिख देना नए निक्षेप होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा मुश्किल वर्ड जो है निक्षेप है, तो इसको आप याद कर लेना, 2-3 बार लिख के देख लेना। तो मतलब खादर क्या होगी? पुरानी। ठीक है, और बांगर क्या हो गई? हमारे नए हो गए, भूभाग होते हैं। खादर बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, ठीक है, क्योंकि नए होते हैं, जबकि बांगर जो होते हैं उपजाऊ नहीं होते क्योंकि पुराने होते हैं। खादर का लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि बार बार नदियाँ जो है वहाँ जमा कर देती हैं, जबकि बांगर पुराने भूभाग होते हैं। तो इसको इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? अब देखो, जो प्रायद्वीप पठार है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ मिलती हैं, हमने ये परसों वाली वीडियो में भी किया था कि यहाँ पे बहुत कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं, चौड़ाई एवं छिछली घाटियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें दक्कन ट्रैप के नाम से इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाने वाली काली मृदा भी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को नियोजित ठहराइए। भारत एक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश की भू आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला,
उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल और द्वीप समूह। उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। यानी कि देखो, कहीं पे पहाड़ हैं तो कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मरुस्थल है, तो बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी हैं। तो इसलिए ये क्या है, भौतिक विविधताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अनअकैडमी के जो इवेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक क्रिएटिव कॉर्नर करके इवेंट आने वाला है। ये है 31 जनवरी को, ठीक है। और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है। तो इसमें सिखाएंगे क्या, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कुछ गेम की ट्रिक होती हैं, मैजिक सिखाया जाएगा, डूडलिंग किस तरीके से बनाते हैं, देन पोइट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में, और जो एक्सेल है उसका यूज़, ऐप किस तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, ऐप को किस तरीके से बनाना है, या फिर आप रोबोट्स बनाना चाहते हो, रोबोट किस तरीके से बनाना है। तो ये जो इवेंट होने वाला है ये 31 जनवरी को। तो अब ये जो सारे इवेंट है ना, इनका अलग अलग टाइमिंग है। तो इनका टाइमिंग मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, कि थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको ताकि आसानी से दिखे। तो यहाँ पे देखो, जो चेस है, अगर किसी बच्चे का चेस वगैरह में, उसमें मिडल गेम ट्रिक्स, यानी कि उसकी जो गेम की ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी अच्छे वाली ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है लेकिन एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो अपना पहले ही टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ भाई, जैसे 4 बजे मैजिक सिखाया जाएगा, मैजिक के बारे में बताया जाएगा। तो आप ये हो सकता है ये वाला इवेंट ना अटेंड करना चाहें, ये वाला अटेंड करना चाहें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो, चेस के लिए जो गेम ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा 10 बजे। फिर 11 बजे एक्सेल के बारे में बताया जाएगा। फिर पोइट्री के लिए कि किस तरीके से, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पोइट्री के कितने सारे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो किस तरीके से पिच को यूज़ करना है, हाई करना है, तो वो पोइट्री में प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स के लिए आपका रहेगा 3 बजे, ठीक है। फिर 4 बजे आपका मैजिक का, और फिर ऐप किस तरीके से क्रिएट करना है ये है आपका 5 बजे। और ये इवेंट किस दिन है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताती ही रहूँगी ये। तो ये 31 जैन को है, ठीक है ना। और 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से इवेंट चुन लेना, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये देखो कि इफ़ यू मतलब एकेडमी से बाहर कुछ ये स्किल है जिसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये है, इस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। तो देखो, अगर कोड मांगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर अनअकैडमी पे आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको यूज़ करना है रेफरल कोड पूर्णिमा 10, ठीक है। ये जो कोड है पूर्णिमा 10 कोड, उनकी जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनकी स्पेशल क्लासेस हैं, या फिर कोई लाइव क्लास है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है, तो पूर्णिमा 10 डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लो कोई कोर्स अगर आप कभी खरीदते हो, इन फ्यूचर खरीदते हो या अभी खरीदते हो, तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये अपना आप पूर्णिमा 10 कोड उसमें डालते हो तो, ठीक है। तो कोड तो आपको पता ही है। और जो ये इवेंट हम बता रहे हैं आपको कि 31 जनवरी को होने वाला है, इसमें ऐप क्रिएशन ये देख सकते हैं कि ये इवेंट रहने वाले हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिमाइंडर भी लगा लेना इसमें। और रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। इसमें कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, लाइव इवेंट रहने वाला है, बिल्कुल फ्री आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार वहाँ जाकर ओपन कर लेना और ओपन करके देख लेना कि आपको किस तरीके से आप जाकर रजिस्टर कर पाएंगे, और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे मैजिक का बड़ा शौक़ है, और कोडिंग का तो आप लोगों को हमें पता ही है। तो अगर मेरे को सीखना हो तो मैं क्या सीखूंगी, मैं शायद मैजिक और रोबोट मेकिंग सीखूंगी, बाकी तो फिर भी हमें आता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम इवेंट को मैनेज कर लेना, ठीक है। और फ्री है तो देखने में कुछ नहीं जाता है, एटलीस्ट आप फ्री तो जो रहते हैं ना, जो इवेंट ऐसे क्रिएटिव वाले रहते हैं वो देख ही लिया करो, ओके बच्चा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ। और पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।